Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the fifth lecture of MTH 324 Complex Analysis. आज का टॉपिक है हमारा लीनियर एंड बाइलीनियर मैपिंग. लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसिकली डिस्कस किया था सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन और फंक्शंस को देखा था कि फंक्शन एज ए मैपिंग कैसे एक्ट करते हैं. तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैपिंग्स पे बात की थी हमने कि बेसिकली जो मैपिंग्स होती हैं ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कॉम्प्लेक्स में बिकॉज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते. तो उस आइडिया को हमने लिंक किया था मैपिंग के आइडिया से. देन हमने कुछ बेसिक्स जो सेट्स थे, सेट ऑफ पॉइंट्स थे, उनके ग्राफ्स देखे थे कि टू डायमेंशनल स्पेस में उनके ग्राफ्स क्या होते हैं. जैसे सर्कल की रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, स्ट्रेट लाइंस की रिप्रेजेंटेशंस क्या होती है, सेमी सर्कल्स की क्या होती है, ये सारी रिप्रेजेंटेशंस हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की थी. आज का जो लेक्चर है वो है हमारा अबाउट लीनियर मैपिंग्स, बाइलीनियर मैपिंग्स एंड क्रॉस रेशोज. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर मैपिंग्स क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रियल में इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स में इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हम डिटेल में इस लेक्चर्स में स्टडी करेंगे. और उसके बाद लीनियर मैपिंग्स के कम्बिनेशन से कुछ नई मैपिंग्स डिफाइन करेंगे जिन्हें बाइलीनियर मैपिंग्स कहते हैं. और फर्दर बाइलीनियर मैपिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट करेंगे. तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम कि लीनियर मैपिंग्स क्या होती हैं इन कैलकुलस सेंस और इन रियल सेंस. तो let us suppose x is a real variable. A mapping of the form f of x is equal to ax plus b, where a, b are real constants is called real linear mapping. अब जो real linear mappings होती हैं इनके ग्राफ्स always straight lines बनती हैं. लास्ट लेक्चर में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था इन स्ट्रेट लाइंस को. यूजली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप्स की मैपिंग को भी हमने स्टडी किया था. और पर्टिकुलरली हमने एक एग्जांपल देखी थी कि अगर हम एफ ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से 3x प्लस 2, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर एफ को में एक्स को 1 पुट करें तो इसका इमेज 5 आता है. सिमिलरली हम फर्दर एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इनके इमेजेस देख सकते हैं. और एट द एंड जब हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे तो टू डायमेंशनल स्पेस में ये एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बनेगी. लाइन की फर्दर प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट टाइम देखी थी कि बेसिकली इस लाइंस की अगर डोमेन देखें तो ये डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज आल्सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. और इसको टू डायमेंशनल स्पेस में आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं अगर इसके आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. जैसे सपोज इसको अगर y इक्वल टू 3x प्लस 2 की रिप्रेजेंटेशन में लिखें, x को 0 पुट करें तो y 2 आ जाता है, और इसी तरह y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू -2/3 आ जाती है. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये इसका ग्राफ आ गया. तो लीनियर रियल मैपिंग्स के ग्राफ जो होते हैं ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइंस होती हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेम टाइप्स की मैपिंग की जर्नलाइजेशन जब कॉम्प्लेक्स में की जाती है तो वो किस तरह की मैपिंग्स होती हैं. तो कॉम्प्लेक्स लीनियर मैपिंग, अगर हम z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लें तो f ऑफ z इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी टाइप की जो मैपिंग्स होती हैं ये कॉम्प्लेक्स लीनियर मैपिंग्स कहलाती हैं. जिस तरह लीनियर रियल मैपिंग में ए और बी रियल नंबर्स थे, इसी तरह कॉम्प्लेक्स लीनियर मैपिंग में ए एंड बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं. कॉम्प्लेक्स लीनियर मैपिंग रियल लीनियर मैपिंग की तरह इनकी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करना मच ईजियर है एज कंपेयर टू सम डिफ़िकल्ट मैपिंग्स. जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ डिफ़िकल्ट मैपिंग स्टडी की थी. फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड. इस टाइप की मैपिंग को स्टडी करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है
इन रियल और कॉम्प्लेक्स लीनियर मैपिंग्स से। ओके, कॉम्प्लेक्स लीनियर मैपिंग्स जो है फर्दर हम जर्नल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टडी करने से पहले इसके 3 स्पेशल केसेस हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बेसिकली ये होती है, अगर हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि सपोज x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस सम कांस्टेंट से 3, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस अनदर कांस्टेंट से 4, राइट। तो इसमें हम देखें कि अगर x नॉट y नॉट हम पॉइंट से 1 2 लेट कर लें तो कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई पॉइंट क्या बनेगा, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो से एक्स नॉट को आप 1 पुट करें तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई, और वाई नॉट को आप 2 पुट करें तो वाई की वैल्यू 6 आ गई। तो बेसिकली इन ट्रांसफॉर्मेशंस का काम क्या है कि जब भी आप कोई इनपुट एक्स नॉट वाई नॉट देंगे, आउटपुट आपको एक्स वाई की फॉर्म में मिलेगी। और आप इनकी रिप्रेजेंटेशंस भी देखें तो जो हमारे पास x1 y2 था वो पॉइंट यहाँ पे था, जबकि 4 6 पॉइंट यहाँ पे आया, से 4 और 6 यूनिट ये पॉइंट बन गया। तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली ये पॉइंट जो है 1 2 ये ट्रांसलेट हो गया है और इसकी नई पोजीशन ये 4 6 पे आ गई है। तो आप नोट करें कि x कोऑर्डिनेट में जो चेंज आई है वो 3 यूनिट्स की आई है और y कोऑर्डिनेट में चेंज जो है वो 4 यूनिट की आई है। सेम केस में अगर हम इस मैपिंग को कॉम्प्लेक्स के हवाले से देखें तो टी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी विद कंडीशन बी इज नॉन जीरो। जर्नल कॉम्प्लेक्स लीनियर मैपिंग से इसे कंपेयर करें तो हमने a की वैल्यू 1 सेलेक्ट कर ली है और b को नॉन जीरो रखा है। यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि हमने b को नॉन जीरो क्यों पुट किया है। इसमें हम सोचेंगे कि अगर हम b को 0 ले लें तो फिर ये मैपिंग किस फॉर्म में रिड्यूस होगी। नोट करें कि अगर इसमें हम b को 0 लें, a को 1 लें जर्नल फॉर्म में, तो f ऑफ z आ जाएगा 1 इंटू जेड प्लस 0 मीन्स f ऑफ z इज इक्वल टू z। और ये एक आइडेंटिटी मैपिंग आ गई, ये किसी ट्रांसलेशन को शो नहीं करेगी, इसलिए b कॉम्प्लेक्स नंबर पे कंडीशन है कि b नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, राइट। अब थ्रू आउट इन लेक्चर्स में हम ट्रांसलेशन के लिए सिंबल t यूज करेंगे, जर्नल कॉम्प्लेक्स लीनियर मैपिंग के लिए f यूज करेंगे, बट स्पेशल केस में जब ट्रांसलेशन हम स्टडी कर रहे होंगे उसको हम t सिंबल से रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो t ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस बी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मैपिंग की डिफाइनिंग इक्वेशंस क्या बनती हैं। अब अगर हम t ऑफ z को एज्यूम करें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में u प्लस आयोटा v, z को एज्यूम कर लें x प्लस आयोटा y एंड b इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो b को हम लेट कर लेते हैं b1 प्लस आयोटा b2। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करें, तो u प्लस आयोटा v becomes x plus b1 and y plus b2. This implies u equal to x plus b1 and v is equal to y plus b2। तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशंस का अगर आप इमेज स्टडी करें तो ये हमारे पास बेसिकली z प्लेन के अंदर एक पॉइंट था xy जो w प्लेन में गया तो मैप हो गया एक नंबर uv पे, u एक्सिस एंड v एक्सिस, सिमिलरली x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट। पॉइंट xy मैप्स ऑन टू पॉइंट uv अंडर t ऑफ z। ये इमेजेस कुछ इस तरह से लिंक हो रहे हैं आपस में, राइट।
अब इसमें हमने देखा था कि u जो है ये x प्लस b1 के इक्वल आता है, v जो है ये y प्लस b2 के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि x कोऑर्डिनेट ट्रांसलेट हुआ है थ्रू डिस्टेंस b1 और y कोऑर्डिनेट जो है ये ट्रांसलेट हुआ है थ्रू डिस्टेंस b2, और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम uv सिस्टम में इनकी वैल्यूज है u एंड v। अब लेट अस सपोज एक ट्रांसलेशन है हमारे पास t ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 3 प्लस आयोटा। हम देखना चाहते हैं कि अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इमेज ऑफ 5 प्लस आयोटा किसके इक्वल आएगा। तो जस्ट आप t ऑफ 5 प्लस आयोटा फाइंड आउट करें। यह हमारे पास 5 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 2 आयोटा। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 5 प्लस आयोटा का जो इमेज है ये 8 प्लस 2 आयोटा के इक्वल आता है। तो सिंपल आप देख लें कि इसमें x कोऑर्डिनेट 3 यूनिट ट्रांसलेट हुआ है, 5 से 8 पे गया है, और जो y कोऑर्डिनेट है बेसिकली पहले 1 था एंड देन इसमें 1 यूनिट का इंक्रीज आया है, तो ये 1 से 2 पे ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब ट्रांसलेशन की एक एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द स्क्वायर विद वर्टिसेस 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 2 आयोटा अंडर ट्रांसलेशन t ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 2 माइनस आयोटा। सबसे पहले आप नोट करें कि इस ट्रांसलेशन का जो फंक्शन है t ऑफ z प्लस 2 माइनस आयोटा है। अगेन नोट करें कि इस केस में a 1 है और b नॉन जीरो वेक्टर है। सो ये जो मैपिंग है ये एक ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इनपुट में हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके जस्ट कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए, वर्टिसेस दिए गए 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम इमेजेस फाइंड आउट करते हैं इन वर्टिसेस के। सो t ऑफ 1 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, and this become 2 1s are 3 and iota minus iota से balance, so net result is 3. So t of 1 plus iota is equal to 3. Similarly हम t of 2 plus iota find out करते हैं and t of 2 plus iota, this is equal to 2 plus iota plus 2 माइनस आयोटा, अगेन आयोटा आयोटा से बैलेंस, रिजल्ट इज 4। अब थर्ड वर्टेक्स का हम इमेज फाइंड आउट करते हैं t ऑफ 2 प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, इमेज इज 4 प्लस आयोटा। और लास्टली इमेज ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू, अगेन t ऑफ z में सब्स्टिट्यूट करें तो ये 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। राइट, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो स्क्वायर के कॉर्नर्स थे उनके कॉर्नर्स के इमेजेस फाइंड किए अंडर गिवन ट्रांसलेशन। ओके, तो हमने नोट किया कि वर्टेक्स 1 प्लस आयोटा मैप होता है नंबर 3 पे यूवी प्लेन में, 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू प्लेन में जाके 4 पे मैप होता है, 2 प्लस 2 आयोटा 4 प्लस आयोटा पे मैप हो रहा है एंड सिमिलरली 1 प्लस 2 आयोटा मैप्स ऑन टू 3 प्लस आयोटा। अब हम अगर इन वर्टिसेस को प्लॉट करें z प्लेन में और w प्लेन में, तो इन मैपिंग्स का रिलेशंस कैसे हम देखेंगे कि
जेड प्लेन के हम सारे पॉइंट्स देखते हैं। ये 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 2 आयोटा है। तो इनको प्लॉट करते हैं। बेसिकली 2 डायमेंशनल स्पेस में ये 1 प्लस आयोटा 0.11 है, 2 प्लस आयोटा 0.21 है, ये 0.22 है एंड सिमिलरली ये 0.12 है। सो 1 1 एंड 2 1 को प्लॉट करते हैं। ये से जेड प्लेन में 1 1 को प्लॉट करें तो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट, ये 0.11 प्लॉट हो गया। नेक्स्ट हम पॉइंट देखें तो वो 2 1 था हमारा, तो एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट, ये 0.21 प्लॉट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 2 2 था, एक्स एक्सिस 2 यूनिट, वाई एक्सिस 2 यूनिट, ये 0.22 प्लॉट हो गया। एंड सिमिलरली लास्ट पॉइंट अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो 1 प्लस 2 आयोटा था, तो 1 प्लस 2 आयोटा को प्लॉट करें तो ये एक्स एक्सिस 1 यूनिट, वाई एक्सिस 2 यूनिट, ये पॉइंट हमारे पास 1 2 आ गया। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें बाय लाइन सेगमेंट्स तो हम देखते हैं ये एक स्क्वायर शेप है। तो ये आपको स्क्वायर शेप दी गई थी जेड प्लेन में। इसका इमेज आपने फाइंड किया अंडर द ट्रांसलेशन टी ऑफ जेड। अब डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या बना? सो डब्ल्यू प्लेन में हम इमेज को प्लॉट करते हैं। ये यू एक्सिस, वी एक्सिस। अब अगर आप पॉइंट नोट करें तो जो हमारे पास 1 प्लस आयोटा का इमेज था ये 0.3 था, 2 प्लस आयोटा का इमेज 4 था, 1 प्लस आयोटा का इमेज एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, 2 प्लस आयोटा का सेम एक्सिस पे 4 यूनिट एंड सिमिलरली नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में 4 1 एंड ये पॉइंट है 3 1। इनको प्लॉट करें तो हमारे पास 4 1 पॉइंट यहां प्लॉट होगा एंड सिमिलरली 3 1 पॉइंट यहां प्लॉट हो जाएगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये अगेन एक स्क्वायर शेप है। सो अंडर दिस ट्रांसलेशन स्क्वायर्स मैप्स ऑन टू स्क्वायर्स। अब अगर नोट करें तो इस स्क्वायर में ट्रांसलेशन इन्वॉल्व हुई है। कितने यूनिट्स की ट्रांसलेशन आई है? एक्स कोऑर्डिनेट में 2 यूनिट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -1 यूनिट ट्रांसलेट हुआ है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें नोट करने वाला है वो ये है कि अंडर दिस ट्रांसलेशन स्क्वायर मैप्ड ऑनटू स्क्वायर, शेप ऑफ द फिगर चेंज नहीं हुई इसमें। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी। नोट करें कि इमेज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अगर प्री इमेज एक स्क्वायर शेप है तो इमेज एक स्क्वायर शेप आ रहा है, जस्ट क्या है कि स्क्वायर ट्रांसलेट होके नजर आ रहा है। ओके, कॉम्प्लेक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की जो सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो है रोटेशंस। रोटेशंस बेसिकली हमारे पास जर्नल इनकी इक्वेशन है, आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशंस को। आर ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड विद कंडीशन ए मॉडुलस इज इक्वल टू 1। अगर हम जर्नल ट्रांसफॉर्मेशंस देखें, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, तो बी को हमने एज्यूम कर लिया है दिस इज इक्वल टू 0 और ए पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट ऑफ ए इक्वल टू 1 गिवन नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 1 नहीं आती है की, तो फिर हम इसको 1 में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके भी मेथड्स हैं, बट यहाँ पे हम जस्ट जो प्योर रोटेशंस को शो करने के लिए हम ए की एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ ए हम 1 के इक्वल ले रहे हैं। तो रोटेशंस की अगर हम
सेम केस में डिफाइनिंग इक्वेशन लेट करें। अब रिकॉल करें कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब भी हम कोई नंबर विद मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं, तो अगर हम नंबर इस फॉर्मेट में कंसीडर कर लें कॉज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो ये एक ऐसा नंबर आता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप फाइंड करें, मॉडुलस फाइंड करें, तो मॉडुलस इसका ऑलवेज 1 आता है। और इसकी अगर आप पोलर फॉर्म देखें तो 1 इंटू कॉज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा मीन्स ये नंबर ई पार आयोटा अल्फा फॉर्म में है। सो हम सपोज कर लेते हैं कि आर ऑफ जेड हमारे पास इक्वल है, लेट आर ऑफ जेड इज इक्वल टू आर डैश ई पार आयोटा फाई। ए अगेन मैंने बताया कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ ए 1 लेंगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ई पार आयोटा अल्फा शेप में आ जाएगी, और z की रिप्रेजेंटेशन हम पोलर फॉर्म में लेट कर लेते हैं आर ई पार आयोटा थीटा। देयरफॉर इस आर ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड में इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास आर डैश ई पार आयोटा फाई इज इक्वल टू ए विच इज ई पार आयोटा अल्फा इंटू आर ई पार आयोटा थीटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हम यूज करें, दिस इज इक्वल टू आर ई पार आयोटा अल्फा प्लस थीटा। सो आर डैश ई पार आयोटा फाई is equal to this implies r dash is equal to r and phi is equal to alpha plus theta। ये रोटेशन का केस था। अब इसको अगर हम प्लॉट करके देखें तो यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं कि प्री इमेज में हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स थे r और थीटा, इमेज में पोलर कोऑर्डिनेट आ रहे हैं r डैश एंड फाई। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिस इक्वेशन r डैश r के इक्वल आ रहा है, मींस r की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। इस केस में जो प्री इमेज में वेक्टर की लेंथ मान रही थी या कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस था, एग्जैक्टली इमेज में मॉडुलस सेम रहा, तो लेंथ ज्यादा या कम नहीं हुई इस केस में। बट एंगल को हम ऑब्जर्व करें तो प्री इमेज में एंगल z का थीटा बन रहा था, जबकि इमेज में एंगल फाई है एंड फाई इक्वल है अल्फा प्लस थीटा के, मींस थीटा एंगल में अल्फा एंगल की रोटेशन आ गई है। एंड इट डिपेंड्स कि ये अल्फा किस नेचर का एंगल है, ये रोटेशन क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। और इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं है कि अगर हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लेट कर लेते हैं जिसका मॉडुलस r है, एंगल थीटा है, तो w प्लेन में इसका इमेज यूं आएगा कि एक न्यू पॉइंट आएगा w जिसका एंगल बनेगा थीटा प्लस अल्फा और मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आएगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देखें, f ऑफ z इज इक्वल टू ई पार आयोटा पाई बाई 4 इंटू जेड, तो ये प्री इमेज के हर पॉइंट z को थ्रू एन एंगल पाई बाई 4 रोटेट करके शो करेगी। फॉर एग्जांपल आप इनपुट कोई भी वैल्यू दें, आउटपुट जो आपको मिलेगी वो थ्रू एन एंगल पाई बाई 4 रोटेट होगी मिलेगी, बिकॉज हमारे पास जो इमेज का एंगल था वो अल्फा टाइम अल्फा प्लस थीटा के इक्वल था और अल्फा इस केस में पाई बाई 4 के इक्वल है। जिस तरह हमने ट्रांसलेशंस को डिफाइन किया कि ट्रांसलेशन जस्ट प्री इमेज के पॉइंट को ट्रांसलेट करती है थ्रू ए डिस्टेंस b,
इसी तरह रोटेशन का काम जस्ट प्री इमेज को रोटेट करना होता है थ्रू सर्टेन एंगल से अल्फा। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में हम एक रोटेशन की एग्जांपल स्टडी करेंगे। लेट द रेक्टेंगुलर रीजन एस इन द जेड प्लेन बी बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो रफली स्पीकिंग z में जो हमारे पास प्री इमेज बन रहा है वो एक रेक्टेंगुलर रीजन बन रहा है बाउंडेड बाय दीज 4 लाइंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब से इस रेक्टेंगुलर रीजन का इमेज s डैश आ रहा है w प्लेन में, और ट्रांसफॉर्मेशन जो दी गई है वो हमारे पास w इक्वल टू √2 e पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू जेड के इक्वल है। तो इसकी हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। w इज इक्वल टू √2 e पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू जेड। अब बिकॉज इनपुट्स जो है वो आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, एक्स वाई फॉर्म में गिवन है, सो बजाय इसके कि मैं इसकी पोलर फॉर्म स्टडी करूं, मैं प्रेफर करूंगा कि इस ट्रांसफॉर्मेशंस को मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करूं। सो लेट w इक्वल टू u प्लस आयोटा v एंड z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगेन e पावर आयोटा थीटा फार्मूला यूज करें, cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड विद x प्लस आयोटा y। सिंप्लीफाई करें इसको, √2 cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 एंड x प्लस आयोटा y। सो दिस इज इक्वल टू √2 एलसीएम लें तो ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड विद x प्लस आयोटा y आ गया, ये u प्लस आयोटा v की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन फाइंड करें, u प्लस आयोटा v इक्वल है 1 प्लस आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y। सो u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा multiplied with x plus iota y. This is equal to x plus iota y plus iota x, and iota should be -1, so this is -y. So x minus y plus iota times x plus y, u plus iota v की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से u की वैल्यू x minus y, this is our first equation, and v is equal to x plus y, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब जस्ट ये डिफाइनिंग इक्वेशंस आ गई है, यहाँ से आप इनपुट x y देंगे और आउटपुट आपको इन टर्म्स ऑफ u एंड v मिल जाएगी। अब जो इनपुट है इस केस में वो एक रेक्टेंगल है बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। सो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 का इमेज फाइंड करते हैं अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। रिकॉल दैट x इक्वल टू सम कांस्टेंट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सो x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो सबसे पहले हम y एक्सिस का इमेज फाइंड करते हैं अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। If x equal to 0, then आप 1 से नोट करें u की वैल्यू -y हो जाएगी, एंड 2 से नोट करें v की वैल्यू आपके पास +y हो जाएगी। एंड इन दोनों इक्वेशंस को फर्दर सिंप्लीफाई करें, बिकॉज जब भी हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी कर रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्री इमेज इन टर्म्स ऑफ x एंड y होंगे, तो इमेजेस इन टर्म्स ऑफ u एंड v होने चाहिए कम्प्लीटली, उसमें x y इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सो हम इसमें से y को अगर रिमूव करें तो y की वैल्यूज फाइंड करके इनको इक्वेट करें तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है v इज इक्वल टू -u में।
सो ये फर्स्ट लाइन x इक्वल टू 0 का इमेज आ गया अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड केस में अगर हम नोट करें तो हमारे पास वैल्यूज दी गई थी y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, इसका इमेज फाइंड आउट करते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0 देन 1 and 2 इम्प्लाइज, सबसे पहले 1 में पुट करें y को 0 तो u की वैल्यू x आएगी, एंड 2 में पुट करें y को 0 तो v की वैल्यू भी x आएगी। यहाँ से अगेन x x के इक्वल रखें, सो u इज इक्वल टू v और v इक्वल टू u, ये सेकेंड इमेज आ गया। अब नेक्स्ट इसमें हम इमेज फाइंड करते हैं x इक्वल टू 2 का। इफ x इक्वल टू 2 देन व्हाट्स हैपेंड, u इज इक्वल टू 2 माइनस y एंड v इक्वल टू 2 प्लस y। सेम केस में हमने इसमें से y एलिमिनेट करना है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लें तो y एलिमिनेट हो जाएगा। सो दीज टू इक्वेशन इम्प्लाइज v प्लस u इज इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन का इमेज v प्लस u इक्वल टू 4 आ गया। एंड लास्टली y इक्वल टू 3 का इमेज फाइंड करते हैं। इफ y इक्वल टू 3 देन y को अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करें तो सो फर्स्ट इक्वेशन इज u इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड सेकेंड बिकम्स v इक्वल टू x प्लस 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास u माइनस v आ जाएगा, माइनस थ्री इज -6। तो y इक्वल टू 3 का इमेज u माइनस वी इक्वल टू -6 आ गया। इनफैक्ट जस्ट स्टार्ट से देखें तो इस प्रॉब्लम में आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दी गई थी, आपने रेक्टेंगुलर शेप पे रोटेशन अप्लाई की, सारे साइड्स का इमेज फाइंड आउट किया, x इक्वल टू 0 का इमेज v इक्वल टू -u आया, y इक्वल टू 0 का इमेज u इक्वल टू v आ गया, x इक्वल टू 2 का इमेज v प्लस u इक्वल टू 4 आ गया, एंड y इज इक्वल टू 3 का इमेज u माइनस वी इक्वल टू -6 आ गया। अब अगर हम इन सारे इमेजेस और प्री इमेजेस को प्लॉट करें ताकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एज ए मैपिंग हमें नज़र आए कि मैपिंग क्या हुई है बेसिकली इसमें, तो हम प्लॉट करते हैं इनको। सबसे पहले नोट करें कि ये x एक्सिस की इक्वेशन है, मींस y इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसमें जो लाइन गिवन थी x इक्वल टू 2 और लास्टली y इक्वल टू 3, ये सारे हमारे पास प्री इमेज आ गए। और ये रेक्टेंगुलर रीजन है बेसिकली, दिस इज द रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाय दीज 4 लाइन्स, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। अब इस पे हमने रोटेशन अप्लाई की r ऑफ z, और यहाँ w प्लेन में इसका इमेज स्टडी कर रहे हैं, दिस इज z प्लेन, अब w प्लेन में इसका इमेज स्टडी कर रहे हैं। u एक्सिस, v एक्सिस, और इमेज अगर हम प्लॉट आउट करें इसमें तो सबसे पहले इसमें नोट करें कि जब हमने इनपुट x इक्वल टू 0 दी थी तो आउटपुट जो हमें मिली है वो v इक्वल टू -u मिली है। अब v इक्वल टू -u का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, रिकॉल करें कि अगर हमारे पास y इक्वल टू x हो इक्वेशन तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। y इज इक्वल टू -x हो तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। सो v इक्वल टू u का ग्राफ
straight line bisecting फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट आ गए, और इसी तरह v इक्वल टू माइनस यू का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो ये तो दोनों लाइंस हमारे पास ये वाली प्लॉट होगी, v इक्वल टू यू दिस वन एंड v इक्वल टू माइनस यू। अब टू इमेजेस हमारे पास है, v प्लस यू इक्वल टू 4 एंड v माइनस यू इक्वल टू 6। v प्लस यू इक्वल टू 4 को प्लॉट आउट करते हैं, v प्लस यू इक्वल टू 4। तो इसके इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लें। आप u को 0 लें, v 4 आ जाएगा, और v को 0 लें तो u की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो इसका इमेज 40 से 04 तक एक लाइन सेगमेंट होगा, 40 to 04। So this is 40 and ये पॉइंट से 04, ये वाला प्लॉट है इसका। सो नेक्स्ट हम v प्लस यू इक्वल टू 4 का प्लॉट, ये 40 ये 04, इन दोनों को ज्वाइन करें बाय लाइन सेगमेंट, तो हमारे पास जस्ट लाइक दिस स्ट्रेट लाइन एक आ जाएगी। एंड फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन रहती है अभी वो है v माइनस यू इक्वल टू 6, v माइनस यू इज इक्वल टू 6। सो u को 0 पुट करें v6, u को 0 पुट करें तो v6, u0 v6 एंड देन v को 0 पुट करें u माइनस 6, ये वाला पॉइंट बन गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जस्ट लाइक दिस। अब आप नोट करें कि एक इमेज v इक्वल टू यू था, एक बाउंड्री का इमेज v इक्वल टू माइनस यू था, एक बाउंड्री का इमेज हमारे पास ये लाइन थी v प्लस यू इज इक्वल टू 4, और एक बाउंड्री का इमेज ये वाली लाइन आई v माइनस यू इज इक्वल टू 6, और इनके इन बिटवीन जो रीजन बाउंड हो रहा है वो बेसिकली ये सारा रीजन है विच इज अगेन ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पे फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अंडर ए रोटेशन इमेज की शेप डिस्ट्रॉय नहीं हुई। अगर इमेज हमारे पास रेक्टेंगल है तो उसका प्री इमेज भी रेक्टेंगल है, राइट। सो अंडर ट्रांसलेशन और रोटेशन इमेजेस की शेप डिस्ट्रॉय नहीं होती। सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेक्टेंगल हमारे पास प्री इमेज में थी उसी टाइप की एक रेक्टेंगल इमेज में आई है जो जस्ट रोटेट हुई है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्लास है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशंस बेसिकली हम डिनोट करेंगे m ऑफ z से मैग्निफिकेशंस को डिनोट करने के लिए विच इज इक्वल टू az। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हम रखेंगे a इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में दो ऑप्शंस हैं कि मे बी ये नंबर 0 और 1 के इन बिटवीन हो, और मे बी ये नंबर एग्जैक्टली 1 हो और ये 1 से ग्रेटर हो। तो अगर a की वैल्यू हम 1 से ग्रेटर शो करेंगे तो ये इमेज मैग्नीफाई होके नजर आएगा हमें, और अगर हम a की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये इमेज हमें कॉन्ट्रैक्ट होके नजर आएगा। सो इमेज मैग्नीफाई भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है इसमें, और अगर a को हम एग्जैक्टली 1 रखें तो आप नोट करें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन t ऑफ z इक्वल टू z में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब मैग्निफिकेशंस की हम डिफाइनिंग इक्वेशंस फाइंड आउट करें तो बिकॉज a इज ए पॉजिटिव नंबर सो वी एज्यूम a इज ए रियल, बिकॉज अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो इस केस में a मस्ट बी ए रियल नंबर। अब लेट इसकी डिफाइनिंग इक्वेशंस के लिए m ऑफ z को u प्लस आयोटा भी ले लें एंड वी सपोज a इज रियल, सो z इज x प्लस आयोटा y,
तो डिफाइनिंग इक्वेशन इसमें u इक्वल टू ए एक्स एंड v इक्वल टू ए वाई, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की डिफाइनिंग इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि इमेज हमारे पास कैसे मैग्नीफाई होगा या कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम एक एग्जांपल m ऑफ z इज इक्वल टू से ट्वाइस ऑफ z कंसीडर करें, तो आप नोट करें a यहाँ पे 2 लिया गया है, तो अब इनपुट आप कोई भी देते हैं, से इनपुट में 5 देता हूँ तो आउटपुट मुझे 2 टाइम्स 5 यानी 10 मिलती है, यानी प्री इमेज से इमेज डबल मैग्नीफाई होकर नजर आ रहा है। अब एज एन एग्जांपल ऑफ मैग्निफिकेशन फाइंड द इमेज ऑफ mod of z is equal to 2 under m of z is equal to 3z। तो सबसे पहले इसकी हम डिफाइनिंग इक्वेशंस फाइंड आउट करें अगर, तो m of z is equal to 3z गिवन है, तो m of z को हम लेट कर लेते हैं u प्लस आयोटा v, z को लेट कर लेते हैं x प्लस आयोटा y। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन की डिफाइनिंग इक्वेशन u इक्वल टू 3x एंड v इज इक्वल टू 3y बनी। तो यहां से हमारे पास जो प्री इमेज गिवन था z मॉडुलस इक्वल टू 2 था। सो दिस इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब जस्ट आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करें विच इज u बाय 3, सेकेंड से y की वैल्यू फाइंड करें विच इज v बाय 3, पुट कर दें इस इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, सो u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 and this implies u square plus v square is equal to 36, राइट। तो आप देखें कि इनपुट हमारे पास एक सर्कल थी z मॉडुलस इक्वल टू 2 और आउटपुट हमें एक नया सर्कल मिल गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 36, राइट। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो इनपुट सर्कल था उसका रेडियस 2 था, बट जो आउटपुट सर्कल आया है उसका रेडियस हमारे पास 6 आ रहा है। तो इमेज आपको मैग्नीफाई होकर नजर आ रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाई होकर नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो हम ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें हम जस्ट कंक्लूड करें इस सारी बात को, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं इस फॉर्मेट में f ऑफ z इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी फॉर्म में, वेयर ए बी आर कॉम्प्लेक्स। अब आगे इसकी टाइप अगर देखें तो लीनियर ट्रांसफॉर्म की हमने स्पेशल 3 केसेस में स्टडी की। फर्स्ट केस ट्रांसलेशन को शो करता है, सेकंड रोटेशन को शो करता है और आखिरी रिजल्ट जो हमने किया है वो मैग्निफिकेशन को शो करता है। अब ट्रांसलेशन की जो डिफाइनिंग इक्वेशन या जनरल फॉर्मेट था वो t ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस बी था, जो इमेज को थ्रू डिस्टेंस b ट्रांसलेट कर देता है। रोटेशन की हमारे पास जो जनरल फॉर्म था r ऑफ z इज इक्वल टू ए जेड था, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस थी एब्सोल्यूट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ए एंगल पे, ए में जितना एंगल इन्वॉल्व हो रहा है उतने एंगल पे ये रोटेशन आ जाती है जेड में। और लास्टली मैग्निफिकेशन में हमने रिस्ट्रिक्ट किया कि अगर ए हम रियल नंबर लें तो m ऑफ z की डेफिनेशन a टाइम्स z आ जाती है। ये तीनों केस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के स्पेशल केसेस हमने स्टडी किया। और मेजर ऑब्जर्वेशन इस पूरे टॉपिक में अभी तक हमारी ये है कि जो भी हम इनपुट देते हैं आउटपुट एग्जैक्टली उसी शेप में मिल रही है, राइट। आउटपुट ट्रांसलेट हो सकती है
आउटपुट रोटेट हो सकती है, आउटपुट इमेज मैग्नीफाई हो सकता है, बट जो ओरिजिनल शेप है इमेज की वो मेंटेन रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। नेक्स्ट हम ये सोचते हैं कि इज इट पॉसिबल कि हम एट द सेम टाइम किसी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन भी लें, रोटेशन भी लें, या फिर रोटेशन और मैग्निफिकेशन लें, या फिर ये है कि तीनों ही ले लें। नेक्स्ट हम एक जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और उसके अंडर स्क्वायर के इमेजेस फाइंड करते हैं, जिस स्क्वायर के वर्टिसेस हैं 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, और ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है टी ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 आयोटा जेड प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। तो अब दो ऑप्शन हैं यहाँ पे हमारे पास, या तो हम इस मैपिंग की डिफाइनिंग इक्वेशंस फाइंड करें एंड देन डिफाइनिंग इक्वेशंस के अंडर टी ऑफ जेड के इमेजेस फाइंड कर लें, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम डायरेक्ट टी ऑफ जेड में वैल्यूज पुट करके, वर्टिसेस पुट करके इमेजेस फाइंड आउट कर लें। सो मैं इस पैटर्न पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ कि सबसे पहले इस इक्वेशन की डिफाइनिंग इक्वेशन में फाइंड कर रहा हूँ। टी ऑफ जेड को u प्लस आयोटा वी ले लें, z को x प्लस आयोटा y लेट कर लें, एंड दिस इज 2 प्लस 3 आयोटा। दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा x, राइट, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, so this is minus 4 times y plus 2 plus 3 iota. This is equal to, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें, 2 minus 4y एंड आयोटा कॉमन लें तो ये 4x प्लस 3 आ गया। यहाँ से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करें, u इक्वल आ गया 2 minus 4y एंड v इक्वल आ गया 4x प्लस 3। अब इन डिफाइनिंग इक्वेशंस के अंदर हम इमेजेस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट पॉइंट ये वाला रखते हैं 1 प्लस आयोटा, जिसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म 1 1 है। तो आप u एट 1 1 फाइंड आउट करें, x को भी 1 y को भी 1 पुट करें, सो 2 minus 4 which is -2 and v at 1 1 फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास 4 into 1 plus 3 यानी 7 आ जाएगा। सो इमेज ऑफ 1 1 is -2 7. This implies under t 1 1 maps onto -2 7. सेम केस में हम सेकंड पॉइंट 2 1 के इमेजेस फाइंड आउट करें तो u ऑफ 2 1, y को 1 पुट करें, 2 minus 4 this is -2 and v at 2 1 is 4 into 2 plus 3 which is 6 plus 3 is 9. So image of 2 1 is -2 and 9. thirdly हम 2 2 का इमेज फाइंड करते हैं, t ऑफ 2 2 देखते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा। इसके लिए u ऑफ 2 2 फाइंड करें, तो u में y को 2 पुट करें तो 2 minus 8 दिस इज इक्वल टू -6 एंड v ऑफ 2 2 फाइंड करें तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11. सो t ऑफ 2 2 इज -6 11, राइट। तो अभी तक हमने जस्ट फर्स्ट 3 इनपुट्स जो थे 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा, इनके इमेजेस फाइंड करते हैं। अब लास्टली हम 1 प्लस 2 आयोटा का इमेज फाइंड करते हैं कि ये इमेज किसके इक्वल आता है। तो इनपुट आप 1 प्लस 2 आयोटा दें तो u ऑफ 1 2 दिस इज इक्वल टू y को 2 पुट करना है तो 2 minus 8 -6 आ गया एंड v ऑफ 1 2 फाइंड आउट करें तो x को 1 रखें तो 4 प्लस 3
ये 7 आ जाएगा। सो टी ऑफ 1 2 इज -6 7। अब इस मैपिंग के अंदर फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड पॉइंट का इमेज और फोर्थ पॉइंट का इमेज ये इस तरह लिंक हो रहे हैं। अब आपने जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि जब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर बाउंड्रीज के इमेजेस आ जाते हैं, हम उनको प्लॉट करके मैपिंग को ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिकली। आपने यहाँ पे जेड प्लेन में प्री इमेजेस ड्रॉ करने, डब्ल्यू प्लेन में इमेजेस ड्रॉ करने। देन आपने देखना ये है कि इसमें रोटेशंस कितने एंगल पे हुई है, ट्रांसलेशंस कितने यूनिट हुई है और मैग्नीफाई हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इमेज, इन सारी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है। तो यहां तक हमने जस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की ऑल पॉसिबल केसेस देखे और उनकी मैपिंग्स प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। अब नेक्स्ट हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के कॉम्बिनेशंस पे देखते हैं कुछ मैपिंग्स। तो मैपिंग जिसमें z को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें और इस फॉर्मेट में डिफाइन करें, टी ऑफ z इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी विद कंडीशन ए डी माइनस बी सी इज नॉन जीरो। इस तरह की मैपिंग्स को बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। नाम से क्लियर है, बाइलीनियर है, ए जेड प्लस बी इज लीनियर, सी जेड प्लस डी इज लीनियर, सो दिस मैपिंग इज ए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समटाइम्स इस मैपिंग को लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। बिकॉज इसी पे हम नेक्स्ट किसी कोर्स में देखेंगे कि ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है अलजेब्रा में, जिसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है डिफरेंट फील्ड्स में। तो इन इम्पॉर्टेंट मैपिंग्स को हम स्टडी करते हैं जो लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर शेप में आती हैं विद कंडीशन ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। Okay, first point is every bilinear transformation is 1-1 transform. Very important point. जो bilinear transformations होती हैं ये 1-1 होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम इनको प्रूव करेंगे कि all bilinear transformations are 1-1 transformations. यहाँ पे जस्ट जो आइडिया हम इन ट्रांसफॉर्मेशन से लिंक करना चाह रहे हैं वो है क्रॉस रेशो का आइडिया। क्रॉस रेशो बेसिकली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर आपको दिए जाए Z1, Z2, Z3, Z4, इन 4 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो क्रॉस रेशो डिफाइंड होती है हमारे पास वो इस तरह होती है कि लेट अस सपोज अगर इनको मैं एक सर्कुलर ऑर्डर में लिख लूँ Z1, Z2, Z3, Z4, तो इन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्रॉस रेशो को डिनोट किया जाता है Z1, Z2, Z3, Z4 से, और डिफाइन ऐसे किया जाता है कि सबसे पहले आप Z1 में से Z2 सब्ट्रैक्ट करें, देन Z2 में से Z3 सब्ट्रैक्ट करें, देन Z3 में से Z4 सब्ट्रैक्ट करें एंड लास्टली Z4 में से Z1 सब्ट्रैक्ट करें। अब नोट करें कि न्यूमिनेटर में Z1 माइनस Z2, डिनोमिनेटर में Z2 माइनस Z3, देन न्यूमिनेटर में Z3 माइनस Z4 और लास्टली फिर हमारे पास Z4 माइनस Z1। तो इस रेशो को क्रॉस रेशो कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रॉस रेशो फाइंड आउट करें, लेट Z1 हमारे पास से आयोटा नंबर है, Z2 माइनस आयोटा है, Z3 1 के इक्वल है, Z4 -1 के इक्वल है। तो इन सारे नंबर्स की क्रॉस रेशो हमारे पास Z1, Z2, Z3, Z4, इन नंबर्स की क्रॉस रेशो बाय डेफिनेशन आएगी Z1 माइनस Z2 मीन्स आयोटा माइनस माइनस आयोटा विच इज प्लस आयोटा, Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस Z1। अब इन नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 इंटू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय
माइनस साइन कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो हमारे पास ये माइनस और माइनस इसमें से कॉमन लें, प्लस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा एंड रिजल्ट इज 2। तो इस तरह आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाएं, मेन पॉइंट डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए, तो इनकी क्रॉस रेशियो अगेन आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स। सो इस एग्जांपल में 2 को हम एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ट्रीट कर सकते हैं। तो क्रॉस रेशियो यूज होती है टू फाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करेंगे कि आपको जब डिफरेंट नंबर्स की क्रॉस रेशियोज दी जाए तो आप उन क्रॉस रेशियोज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके या आप इमेजेस प्री इमेजेस को यूज़ करके वहाँ से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर्स में इतना इंशाल्लाह। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कॉम्प्लेक्स मैपिंग्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास पावर मैपिंग्स आएंगी और पावर मैपिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आएंगी। टेक केयर।